वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। जिस प्रकार शरीर के एक एक अंग को जोड़कर मानव शरीर बनता है, और वो जो शरीर है वो कंप्लीट में ही होता है। उसमें ऐसा नहीं है कि एक आदमी का हाथ नहीं है, एक का पैर नहीं है, एक का दिल नहीं है, एक का लीवर नहीं है। वो पूर्णता में ही उसको शरीर बोलते हैं। अगर शरीर पूर्ण नहीं होता तो उस व्यक्ति को हम अपंग बोलते हैं। लंगड़ा, लूला, अंधा, काना, इस तरह के शब्द उनके लिए होते हैं। आजकल एक सभ्य भाषा वाला शब्द है, और है भी, क्योंकि जीने का अधिकार तो सबको है। तो सभ्य भाषा को उसमें दिव्यांग कहा जाता है, या पीपल विद स्पेशल एबिलिटी। डिसेबिलिटी ना बोल के पीपल विद स्पेशल एबिलिटी उनको बोला जाता है। नाम हम कुछ भी रख ले, अर्थ यह है कि शरीर पूरा नहीं है। तो शरीर में क्या है, एक एक अंग अभाज्य, यानी किसी को अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। यह सारी चीजें किसके ऊपर है, शरीर के ऊपर, कंप्लीटनेस। तो ऐसे बाबा जी बता रहे हैं कि जो जीवन है उसका स्वरूप कैसा है। तो जीवन भी जो है वो अभाज्य स्वरूप है, उसको अलग अलग नहीं कर सकते। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, ये ठीक ऐसे ही है जैसे हमारा सौर मंडल। किसी एक ग्रह को बाहर निकालते तो सौर मंडल नहीं हो पाता, यानी संपूर्णता में, पूर्णता के अर्थ में। तो यहां इसमें अगर देखते हैं तो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा की बात की बाबा जी ने बताया कि ये जो हर एक जो अंग है ये अलग अलग काम करता है, और हर अंग में दो एक्टिविटी हो रही है। तो मन को देखते थे तो इसमें चयन और आस्वादन है, वृत्ति में विश्लेषण और तुलन, ये जीवन क्रिया ही है। जीवन क्रिया को जो मैंने समझाया था आपको, इसको ध्यान रखे कि 5-5 मंजिल के 2 मकान आजू बाजू में है, अभी तक भ्रमित अवस्था में। अब इसको भी समझ लेते हैं कि भ्रम है क्या, किस चीज को भ्रमित बोल रहे हैं। आपको पता, जो बार बार हम भ्रमित बात करते हैं, भ्रमित मानो, भ्रमित मानो, भ्रमित मानो, आदमी भ्रम में है। ये भ्रम में होना क्या है, किस आदमी को हम भ्रमित मानो बोल रहे हैं, इसको समझना पड़ेगा। तो अभी तक किसी का कोई विचार बना है कि भ्रमित मानो क्या है? श्याम और माही? यस सर, मुझे लगता है कि, हाँ सर मुझे लगता है बोलो एक एक, बढ़िया। श्याम बोलो आप पहले मैं बोलता हूँ माही। हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है जो भ्रमित मानव है उसे लगता है कि उसे सब कुछ पता है, लेकिन असलियत में तो उसे कुछ पता ही नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। तो क्लैपिंग करने वाली बात होगी, क्या बात। और माही तुम्हें क्या लगता है बेटा? सर मुझे ये लगता है कि जो इंसान ये समझता है कि उसके पास पैसे हैं तो पैसों से हर चीज खरीद सकता है, किसी की फीलिंग्स खरीद सकता है, तो ये उसका बहुत बड़ा भ्रम है इस चीज के लिए कि वो हर चीज पैसे से खरीद सकता है। बढ़िया, शानदार। तो क्लैपिंग तो तुम्हारे लिए भी होती है। और ये जो सानवी आपको क्या लगता है बेटा, भ्रमित मानो क्या है? सानवी बेटा क्या लगा? हेलो जी। हाँ सर, मुझे लगता है भ्रमित मानव वो है जो आस्वादन में जी रहा है, जिसको लगता है कि वो सब एक महीने खरीद सकता है और वो प्रिय हित लाभ में। बढ़िया, शाबाश, तीनों का बहुत ही बढ़िया जवाब। लेकिन अब थोड़ा सा और देखते हैं, इसको और खंगालने की कोशिश करते हैं कि भ्रमित माना है क्या। ये सारी बातें आपने बताई, जब ये आपस में आके कनेक्ट हो जाएगी। इसको एक ही लाइन में लेते हैं। जो आदमी निकल गई लड़की, चलो कोई बात नहीं, इससे डिस्कस कर लेते। जो आदमी शरीर मूलक होकर जीता है, यानी शरीर को ही सब कुछ मानता है, जो शरीर को ही जीवन माने बैठा है, उसको भ्रमित मानव बोलते हैं।
यानी उसके लिए जीवन कुछ है ही नहीं, जीवन भी कुछ चीज है उसको पता ही नहीं, तो शरीर को ही सब कुछ माने बैठा है। तो जो आदमी शरीर को ही सब कुछ माने बैठा है, शरीर मूलक होकर जी रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? भ्रमित मानव। शानी बेटा नेटवर्क इशू है, कोई और बात है? शानवी, कोई नेटवर्क इशू आपका हो रहा है या कुछ और दिक्कत है? यस सर, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। कोई बात नहीं। तो एक तो ये हो गया, बढ़िया है। दूसरा मुझे आपसे एक डिस्कस करना था, आप सभी ठीक लगे तो देखना, क्या हम सप्ताह में एक दिन छुट्टी कर लें ताकि सबको रिवीजन का टाइम भी मिल जाए, और घर के जरूरी काम किसी के हैं तो निपटा ले, या ये इसको 9 बजे वाली क्लास का? हाँ 9 बजे वाली का, या इसको कंटिन्यू चलने दे? सर वैसे मेरी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपका कुछ काम है तो आप कर सकते हो, वरना नहीं, मेरा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर मैं किसी दिन बाहर होता हूँ, असमर्थ होता हूँ क्लास लेने में, तब भी मैं ईयरफोन लगा के तुमसे बात तो कर ही रहता हूँ, या कई बार ऐसी जगह फंस गए कि जहां दिक्कत आ गई तो नेटवर्क इशू है, तो ठीक है। तुम बताओ शानवी, क्या लगता है, कोई छुट्टी हफ्ते में करे या कंटिन्यू चलने दे? सर कोई दिक्कत नहीं, क्लास ले सकते हैं। ठीक है। श्याम, क्या विचार है? सर दिक्कत तो कुछ नहीं है, डेली लेते हैं क्लास, इसमें क्या है। बढ़िया, ठीक है। तो इस हफ्ते हम प्रोग्राम बना रहे हैं हापुड़ जाने का। हम सुबह निकलेंगे और शाम तक वापस आएंगे, ठीक है। और आज मेरे पास एक लड़की है, आरती शायद उसका नाम है, उसके पास मोबाइल नहीं है, तो उसका विचार था कि क्या हम 2 से 2:30 तक रेगुलर यहाँ पे क्लास कर सकते हैं स्कूल में। तो अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बेटा अकेले बच्चे को तो मेरा बिठाना पॉसिबल नहीं होगा, श्याम अकेला बैठे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटियों के साथ थोड़ा सा अभी हम उस माहौल में नहीं आए हैं। तो आप अगर लगता है कि यहाँ आधा घंटा हम सब एक साथ बैठ सकते हैं 2 से 2:30 में, और 2:30 बजे हम स्कूल से निकल जाए, अगर आपके मम्मी पापा को कोई एतराज ना हो तो आप डिस्कस करके मुझे बता देना, हम ये क्लास रख सकते हैं 2 से 2 बजे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने क्या बताया कि भैया अभी तक जो भ्रमित मानव है उसका एक्सेस 4.5 फ्लोर तक है। कल वो चार्ट मैंने दिखाया था, उस चार्ट को सेव कर लेना, उसको एक बार डेली उस पर नजर मारते रहना कि वो क्या कह रहा है। ये जो थोड़े नाम है ना, इनके थोड़े नाम अटपटे से होते हैं, फिर नाम याद करने में दिक्कत होती है, तो आप रोज इसको देखोगे तो दिमाग में बनी रहेगी। तो बाबा जी बता रहे हैं कि हमें ये सब कुछ करते हुए 4.5 की जगह पार जाना है। यानी अगर मैं भ्रम से मुक्ति पानी है तो भ्रम से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है कि हम अध्ययन करें, और अध्ययन करने के पश्चात समझ बढ़ाए, समझ बढ़ा के हम समझ के अनुसार व्यवहार करें जो हमारे आचरण में आए, और आचरण ही फिर हमारी समझदारी का प्रमाण बन जाए। हमने क्या समझा, मैं क्या जानता हूं, क्या समझता हूं, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है कि वो सारी चीजें मेरे आचरण में आ गई। अब मैं जो कह रहा हूं और जो कर रहा हूं उसमें अंतर नहीं है। कहने को तो मैं बेटियां कह रहा हूं, बहन कह रहा हूं, बेटा कह रहा हूं, लेकिन एक अंतर समझ रहा हूं। तो करनी और कथनी में फर्क आ गया, इसको देखना। ये जब फर्क मिट जाता है तो कहा जाता है कि आदमी प्रमाणित हो गया। 2 चीजें अभी हम बात कर रहे थे भ्रमित मानव की, आपने तीनों ने बहुत बढ़िया जवाब दिए, और इसको मैंने फिर एक क्लियर किया कि जो आदमी शरीर मूलक होकर जीता है वही भ्रमित आदमी। उसके लिए शरीर ही जीवन है, वो शरीर को ही सब कुछ समझता है। इसलिए जब कोई आदमी मर जाता है, परिवार का कोई सदस्य खत्म हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसके शरीर के साथ बंधे हुए थे, इसलिए उसके शरीर द्वारा की गई क्रियाओं को याद कर करके हम खुश होते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं। देखो जी, मेरा पापा इतना था, एक बार मुंह से बात निकाल दी वही पूरी करता था, मेरे पिताजी सारी बात मानते थे, या मेरे पिताजी ने मेरे लिए ऐसा किया। तो अब भ्रमित मानव क्या कर रहा है कि भ्रमित मानव का शरीर एक दूसरे परिवार के सदस्य के शरीर के लिए जो कर रहा है उसी को उसने आचरण मान लिया, उसने उसको मान लिया कि ये बस यही व्यवहार है।
और क्या हो रहा है कि एक शरीर दूसरे शरीर की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है हर तरह से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। एक शरीर ही दूसरे शरीर की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। पिता का शरीर पुत्रों के लिए, बेटी बेटी के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूरी कर रहा है। पति का शरीर पत्नी के लिए, माँ का शरीर बेटों के लिए। तो अभी शरीर मूलक होकर जीना यही भ्रम है। और शरीर मूलक होकर जीने का एक दूसरा नाम और है कि हम 5 संवेदनाओं और 4 विषयों में जी रहे हैं। 5 संवेदनाएं यही जो हमने बताई थी अभी, हमारी स्किन से, ये इसको रूप, रंग, गंध और सुगंध के नाम से जाना जाता है। 5 नाम है। एक और चीज है, वो चीज क्या है उसको देखना है। वो बता रहे हैं कि 4 विषयों में जीता है, जीवों की तरह 4 विषयों में लगा रहता है। आहार यानी वो खाने को, निद्रा सोने में, भय यानी अपने जीवन को बचाने में, और प्रजनन यानी अपनी जैसी संतान पैदा करने का कार्य ही वो करता रहता है। बढ़िया है। तो अब देखते हैं कि मानव को करना क्या है और कर क्या रहा है। वर्तमान में जितनी मानवेतर 3 प्रकृतियां हैं, 3 अवस्थाएं हैं, पदार्थ और प्राण और जीव। ये तीनों क्या करते हैं, इसमें 2 तरह की क्रियाएं होती हैं, पहचानना और निर्वाह करना। तो जब हम शरीर मूलक होकर जीते हैं तो मानव में भी यही काम कर रहा है। लेकिन चूंकि मानव ज्ञानावस्था की इकाई है, उसे समझकर प्रमाणित होना है, उसका धर्म सुख है, सुख के साथ जीना है। वो शरीर और जीवन का अभिन्न अभाज्य अंग है या संयुक्त साकार रूप है, इसको देख ले। और दोनों जब तक मानव जीवित है, शरीर और जीवन का सहअस्तित्व उसके साथ जुड़ा रहता है। तो मानव क्या है, संवेदनशील अभी है, जो वो समझकर अपनी कल्पना शक्ति का और कर्म स्वतंत्रता का उपयोग वो समझ के लिए लगाएगा, तो उसके आचरण में समझदारी प्रमाणित होगी। और जो अभी संवेदनशीलता में जी रहा है, वो संज्ञानशीलता में आ जाएगा। और ये ध्यान रहे, जब जिसको ये लग जाए कि मैं अमर हूं, मैं मर नहीं सकता, मुझे मरना है ही नहीं, तो क्या मौत का भय होगा? अगर माही को ये वरदान मिल जाए कि माही कभी नहीं मरेगी, माही अमर है, तो क्या माही को मौत का डर रहेगा? क्यों शानवी, रहेगा मौत का डर? और माही तुम बताओ, अगर तुम्हारे को ऐसा वरदान दे दिया जाए तो मौत का डर है या खत्म हो गया? ऑब्वियसली सर खत्म ही हो जाएगा। ठीक है। अब हम देख रहे हैं किसको, हम शरीर मूलक होकर जी रहे हैं। अगर हम शरीर मूलक होकर जी रहे हैं तो जिस प्रकार ये अन्य पदार्थ अवस्था की या जड़ की जो इकाइयां हैं, वो देखो, एक पौधा एक छोटे से बीज से बाहर निकलता है, फिर वो एक विशाल वृक्ष में बदल जाता है, और जब उसकी आयु खत्म हो जाती तो वही पेड़ सूख कर नीचे बिखर जाता है। इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर कई टहनियां, उन पर पत्ते हैं। जब पत्ते की लाइफ पूरी होती तो पत्ता पतझड़ के मौसम में सूख कर नीचे गिर जाता है। अब ये देखो कि पत्ते को हम टच कर सकते हैं, पत्ते को छू सकते हैं, यानी पत्ता एक भौतिक पदार्थ है। इसी प्रकार हमारा जो शरीर है, वो शरीर भी जड़ इकाई है, भौतिक इकाई है। और भौतिक इकाई की एक सबसे बड़ी विशेषता मान लो या सबसे बड़ी कमी मान लो, वो क्या है कि ये हमेशा मध्यस्थ नहीं बना रहता। मध्यस्थ का मतलब है बने रहना, ये बना नहीं रहता। ये समय के साथ उत्पन्न होता है, कुछ समय के लिए बना रहता है और फिर समाप्त हो जाता है। इसमें रचना विरचना चलती रहती है। ये रचित होता है और विरचित होता है, ये संगठित होता है, उसके बाद इसका अपघटन हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। ये जड़ की जो इकाइयां हैं, उनका स्वभाव है। मानव का क्या है?
मानव भी तो ऐसा ही है। मानव को अगर जड़ इकाई के रूप में दिखे तो हमारे को शरीर दिखाई देता है, और जड़ की ये जो विशेषता है वो मानव के शरीर पर भी लगती है। तो जो अगर हम शरीर मूलक होकर जीते हैं तो हमें मौत से डर लगता है। लेकिन अगर हम जीवन को समझ गए कि जीवन क्या है, जीवन कभी नहीं मरता, ना वो कहीं जाता। जिस प्रकार आत्मा के बारे में हमारे धर्मों में कहा गया है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, यानी वो परमात्मा के पास चली जाती है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि ये जो जीवन है, ये जो चैतन्य इकाई है, ये कहीं नहीं जाती, यही रहती है। हमें जब अपने सौरमंडल तक देखने को मिलता है, इसको जांचने का मौका मिलता है, तो हमें लगता है कि केवल पृथ्वी पर ही जीवन है। लेकिन बाबा जी क्या कह रहे हैं कि प्रकृति में हर चीज नित्य वर्तमान है। आज भी बहुत सारी धरतियां ऐसी हैं जो बनने के लिए क्रम में है, विकास के क्रम में है। अगर अपने सौरमंडल के अलग अलग ग्रहों को देखते हैं तो इसमें विकास क्रम दिखाई देता है। तो बाबा जी ने केवल अपने सौरमंडल को नहीं देखा, अपने सौरमंडल को नहीं देखा, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को समझा। उन्होंने सहअस्तित्व को समझा, व्यापक और व्यापक में संतुष्ट जड़ और चैतन्य इकाइयों को समझा। तो बाबा जी कह रहे हैं कि ऐसी अनेकों धरतियां हैं जहां पर ये चारों अवस्थाएं प्रकट हैं। कुछ धरतियां ऐसी भी हैं जहां पर मानव जागृत हो चुका है, कुछ ऐसी धरतियां जहां पर अभी मानव आया ही नहीं है, कुछ ऐसी धरती है जहां पर केवल पेड़ पौधे और पदार्थावस्था है, कुछ ऐसी धरतियां भी है जहां पर केवल पदार्थ अवस्था है, जैसे चंद्रमा, मंगल ग्रह। अब हो सकता है कि इन पे जीवन हो और समाप्त हो चुका हो, या हो सकता है कि ये अभी जीवन के लिए अपनी भूमिका तैयार कर रहे हैं। और पृथ्वी के इतिहास को भी देखते हैं तो आज पृथ्वी जैसी है, इसको ऐसा होने में करोड़ों साल लगे हैं। एक दिन, एक साल, एक शताब्दी इनकी घटना नहीं है, ये करोड़ों वर्षों का इतिहास है। तो बाबा जी आगे क्या समझा रहे हैं कि मानव को जागृत होना है, 10 क्रियाओं को उसको एक्टिव करना है, और इसकी शुरुआत जो होगी वो कहां से होगी? वो होगी तुलन से। कल हमने जब चित्र में तुलन को देखा था तो जो तुलन था उससे 3 तीर नीचे की तरफ और 3 तीर ऊपर की तरफ जा रहे थे। वो जो 3 तीर नीचे की तरफ है अभी हम उनमें ही जी रहे हैं, और वो है क्या? अपने प्रिय हित लाभ को जानकर जीना। अब शिफ्ट कहां से होना है? ये शिफ्ट जो होना है वो शिफ्ट तुलन से ही होना। यहां हमारी दृष्टि बदलेगी, दृष्टिकोण बदलेगा, नजरिया बदलेगा। क्योंकि जब हम किसी आदमी के साथ कुछ गलत करते हैं, या आदमी के साथ अगर हमारे मन को कुछ गलत करते समय यह फील होता है कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक नहीं है, तो न्याय धर्म सत्य का एहसास मुझे हो रहा है। उदाहरण के रूप में कोई कहीं एक आदमी दारू पी के पड़ा हुआ है और उसकी जेब से 500 का नोट निकलने को है, बिल्कुल बाहर आ गया, थोड़ा सा अटका हुआ, और आप वहां से गुजर रहे हैं और उस 500 के नोट को देखकर आपके मन में लालच आ गया। तो अब उस सीन को देख के मन में क्या चल रहा है? देखो, ये जो है ना आशा विचार इच्छा, ये हमेशा चलती है। ये तुलन, ये आस्वादन, ये विश्लेषण, ये चयन, ये चित्रण हमेशा होता ही रहता, कभी रुकता नहीं है। तो जैसे ही तुम्हारे सामने वो आदमी दिखा, तुमने उसको देखा, उसकी जेब में 500 के नोट को देखा, तो यहां पे क्या होती है? इच्छा होती है, निकाल ले, कौन देख रहा है। फिर हम तुलन करते हैं। तुलन में क्या प्रिय? यार 500 रुपए आएंगे, बढ़िया पार्टी होगी। 500 रुपए आएंगे, बढ़िया है, कुछ दवाइयां ले लूंगा, कुछ बादाम खरीद लूंगा। वहां मैं हित को भी देख रहा हूं, 500 रुपए कौन सा मेरी जेब से निकला है
कौन सी मेरी कमाई का, बढ़िया कुछ बढ़ी तो रहा है ले ले, या लाभ को भी देख लो। ये विश्लेषण चलता रहता है। फिर मैं क्या करता हूं, उसके बाद मैं देखता हूं आस्वादन। लेकिन जहां जब मैं तुलन कर रहा था, प्रिय हित लाभ में लग रहा था, तो मेरे मन में ये भी कि नहीं यार, ये पैसा मेरा थोड़ी है, नहीं तू ठीक नहीं कर रहा पैसा निकाल के, कौन सी तेरी कमाई का है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। हालांकि ये मैं है, लेकिन फिर भी मन को लगता है कि जो तुम कर रहे हैं वो गलत है। ये गलत लगना ही न्याय धर्म सत्य का एहसास है, उसका आभास है कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक तो नहीं है। यही से शिफ्ट आना है। ऐसा नहीं है कि मानव को सही गलत का नहीं पता है, मानव को सही गलत का पता है, लेकिन पता होने के बाद भी उस पर प्रिय हित लाभ इतना हावी होता है कि वो वहां तक नहीं पहुंच पाता। अब पेज नंबर 37 को आगे पढ़ते हैं। संवेदनशीलता पूर्वक जीने की जो प्रकाष्ठा है वह जीव संसार में पूरा हो जाती है। यदि संवेदनशीलता में ही अंतिम मंजिल होती तो मानव के होने की जरूरत ही नहीं बचती। अस्तित्व में निष्प्रयोजन की कोई स्थिति नहीं है। पूरे अस्तित्व में, संपूर्णता में एक तालमेल, एक सूत्रता, एक संगीतमयता पूर्वक व्यवस्था का स्वरूप है। हर गति, हर स्थिति, हर व्यवस्था एक सार्थकता सूत्र से जुड़ा ही है। सार्थकता क्या है? व्यवस्था में आचरण होना और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना। जीवन जब जागृत होता है, अनुभव और प्रामाणिकता मूलक हमारा बोध संकल्प होता है और उसी के अनुसार मैं चिंतन, चित्रण संपादित करना शुरू कर देता हूं। उसी आधार पर तुलन, विश्लेषण और चयन, आस्वादन होता है। अभी हम संवेदनशीलता को सर्वोपरि मूल्यवान मान करके हर विचार, हर योजना को तैयार करते हैं, जबकि जागृति में मूल्य और मूल्यांकन ही आता है। यदि जागृति का व्यावहारिक स्वरूप है, यही जागृति का व्यावहारिक स्वरूप है। संवेदनशीलता मूलक विधि से हमें जीने की कला को विकसित करने का काम पूरा कर लिया है। इस विधि से जीने के लिए जो जरूरत की वस्तुएं हैं वे मानव को छोड़कर बाकी संसार है, जिसमें जीव, वनस्पति और पदार्थ संसार है। इन तीनों को आदमी ने कैसा उपयोग किया आप सबको विदित है। इसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा सफल हुए ये भी विदित है। हम ये सब सफलता के लिए किसी को विफल होने की बात करते हैं तो असंतुलन होता है। हमने अभी तक जो सुविधा संग्रह का काम किया है उसमें धरती तंग हो गई है। धरती को पचा पाना संभव है कि नहीं, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। इस क्रम में जो भी अपराध धरती पर कर रहे हैं उसको रोकना ही पड़ेगा और अपराध विहीन विधि को समझना पड़ेगा। उसके लिए अभी जितने भी विज्ञान की बात किए हैं अथवा कला और शिक्षा में प्रवेश हो चुकी है, इससे अपराध मुक्ति नहीं हो सकता। इसमें डूबने की जगह है, इसमें धरती को नाश करने की जगह है, मानव एक दूसरे को तंग करने की जगह है। अभी तक हम बड़े बड़े राज्य मिलकर के कोई सभा बना दिए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसमें बहुत से सम्मेलन हुए, पर आज तक यह निर्णय नहीं हो पाया कि सामरिक शक्ति अधिकार इस संघ में होना चाहिए या राष्ट्रों में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, समर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार शिक्षा के लिए हर वर्ष में 4 बार समीक्षा होती है, पुनः विचार, पुनः समीक्षा, किंतु आज तक यह तय नहीं हुआ कि मानव के लिए सुखद शिक्षा क्या होना चाहिए। इसमें कोई डाउट है? अगर आपने पढ़ा है, समझने का प्रयास किया है, मुझे तो पूरा ही समझाना है, अगर किसी का डाउट हो तो उसको देखते हैं। किस किसने पढ़ा है ये पेज नंबर 37 पर? श्याम पढ़ा था बेटा आज? आज
नहीं पढ़ पाया था। कोई बात नहीं, इसको कल 37 और 38 जिसने भी नहीं पढ़ा, ये पेज 37 38 मोबाइल में ऐप में आपने ऐप डाउनलोड कर लिया ना, उस ऐप में भी ये पुस्तक है, उससे जरूर पढ़ना। तो बाबा जी कह रहे हैं कि संवेदनशीलता जीने की जो प्रकाष्ठा थी, क्या जी, भावनाओं में संवेदनाओं में जो जीने की, शरीर को ही मूल्य मानकर, शरीर को ही आधार मानकर जो जीने की प्रकाष्ठा थी, वो जीव शरीर तक ही थी। जीव शरीर में वो सारी चीजें पूरी हो जाती है। अगर संवेदनाओं में ही जीना था तो जीव अवस्था आखिरी अवस्था थी, फिर मानव को प्रकट ही नहीं होना था। लेकिन मानव आया है तो इसकी कोई न कोई जरूरत है, क्योंकि अस्तित्व में बगैर जरूरत के कुछ नहीं है। जितनी स्थितियां अस्तित्व में है वो सारी क्या है, प्रयोजन के अर्थ में है। पूरे अस्तित्व में, संपूर्णता में एक तालमेल है। आप पूरे अस्तित्व में देखो बेटा, अगर पूरे अस्तित्व में देखते हैं तो एक तालमेल है। वो तालमेल किसके लिए है, संपूर्णता के लिए। एक सूत्रता है, यानी वो एक ही कड़ी में जुड़े हुए हैं। एक संगीतमयता है, यानी एक ही लहर में चल रहे हैं। ये सारा किसके लिए है, व्यवस्था के लिए। ये संगीतमयता, ये तालमेल, ये एक सूत्रता इस प्रकार देख सकते हैं, जो हमने कल भी बात की थी, 2 दिन पहले भी बात की थी, कि प्रकृति में सबसे पहले पदार्थ ही थे। वो पदार्थ गैसों के रूप में थे। वो गैस ठंडी हुई, वो ठंडी होकर उसने, अगर तुम जो प्रकृति के, जो पृथ्वी के जन्म की घटनाएं देखो तो देखोगे क्या था, ये आग का गोला था, फिर ठंडा हुआ, जम गया, पदार्थ अवस्था इसके ऊपर आई। पदार्थावस्था आई तो पदार्थावस्था के प्रकट होने से पूर्व भी इसमें जो चल रहा था वो एक उद्देश्य के लिए था, एक प्रयोजन के लिए था। वो प्रयोजन क्या था, वो प्रयोजन था पदार्थावस्था का प्रकटीकरण। पदार्थ थे, पहले से ही थे, अलग अलग स्वरूप में थे, लेकिन जो पदार्थ एक दूसरे के साथ क्रिया करके, रासायनिक भौतिक क्रिया करके, पहले भौतिक क्रिया ही हुई है, जो भौतिक क्रिया हुई उनके फलस्वरूप नए नए पदार्थ बने, यौगिक बने। तत्व तो थे, तत्व यौगिक और मिश्रण बने, इनसे नए नए पदार्थों का स्वरूप सामने आया, नए नए पदार्थ बने। पानी बना, प्रकृति में पानी बनना अपने आप में एक बड़ी घटना थी। ये पानी बनना ही अगली अवस्थाओं के प्रकटीकरण का मूल आधार था। प्रकृति में बहुत सारी धातुएं, खनिज, ये अलग अलग प्रकार के तत्व, अलग अलग प्रकार के यौगिक बने। इसी क्रिया को नाम दिया गया विकास क्रम, यानी प्रकृति विकास क्रम में थी। अलग अलग प्रकार की धातुएं, अलग अलग प्रकार के पदार्थों का निर्माण हो रहा था। तो जब विकास क्रम पूरा हुआ तो हुआ विकास। और ये भी क्या हुआ कि जब एक यौगिक बना तो पहले के दोनों परमाणु उपस्थित थे ही, वो भी रहे, एक नया पदार्थ था वो भी बना। जैसे पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना है, तो जब दोनों मिले तो पानी बना। तो पानी बना का इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वातावरण से गायब हो गए, वो अलग अलग भी रहे और संयुक्त रूप में पानी के साथ भी रहे। इसी प्रकार जब पानी से अलग आगे चल के रासायनिक क्रियाएं हुई तो रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप जो नई चीजें बनी वो भी रही और पानी भी रहा। तो विकास का मतलब है कि एक चीज जो बन गई वो बनी रही, वो विकसित नहीं हुई, उसमें विखंडन नहीं हुआ, वो खंड खंड नहीं दोबारा हुई, एक बार बन गई। इसके बनने को ही क्या कहा गया कि विकास। ये विकास कहां पर पूरा हुआ, ये विकास तब पूरा हुआ जब एक गठनपूर्ण परमाणु बन गया। और गठनपूर्ण परमाणु कब बना, जब प्रकृति पदार्थावस्था से कंप्लीट हो गई और इसमें प्राणावस्था आ गई, तब वहां पर एक गठनपूर्ण परमाणु बना। उस गठनपूर्ण परमाणु के बनते ही विकास का काम खत्म। जितना विकास होना था हो गया। अब क्या हो रहा है, विकास क्रम तो अभी भी चल रहा है,
लेकिन जो गठन पूर्णता के रूप में था वो पूरा हो गया, एक परमाणु बन गया, जो चैतन्य इकाई जिसको कहा गया। ये चैतन्य इकाई जब आई तो चैतन्य इकाई का काम क्या था? जागृत होना। चैतन्य इकाई में भी जागृत होने के लिए आगे विकास चला। उसमें क्या बना है? रासायनिक क्रिया से अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का जन्म हुआ। जीव जंतु संवेदना पूर्वक जी रहे थे, उसमें कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता नहीं थी। और जब जीवावस्था की सारी इकाइयां कंप्लीट हो गई, ये कहना कि कंप्लीट हो गई, अभी अलग अलग प्रकार की इकाइयां और बन रही जिसमें मानव का हस्तक्षेप है। तो आप देखोगे कि ये जो कंप्लीटनेस थे इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो लास्ट में जब पूरी धरती सज गई तो मानव का अवतरण हुआ। तो क्या कह रहे हैं? इसी को वन बाय वन, एक के बाद एक, एक के बाद क्रम से ये जो चारों अवस्थाएं प्रकट हुई, इन्हीं को नाम दिया पूरे अस्तित्व में, संपूर्णता में तालमेल, एक सूत्रता और संगीतमयता। हर गति, हर स्थिति, हर अवस्था एक सार्थक सूत्र से जुड़ा हुआ। ये जो विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, और ये चारों अवस्थाएं जो प्रकट हुई, ये एक सूत्रता से जुड़ा हुआ है, सार्थक सूत्र। क्या सूत्र? कि यहां ज्ञानावस्था की इकाई आएगी, ज्ञानावस्था की इकाई प्रमाणित करेगी अपने आप को। उसमें क्या प्रमाणित करेगी? सहअस्तित्व को। सार्थकता क्या है? व्यवस्था में आचरण होना, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना। अभी आपने देखा कि पदार्थावस्था अपने आप में एक व्यवस्था और अपने से अगले वाली व्यवस्था में भागीदारी कर रही है। जैसे हाइड्रोजन का जो एटम है अपने आप में एक व्यवस्था है और अपने से अगले वाली व्यवस्था यानी पानी उसमें भागीदारी कर रही है। यही मानव से भी समझा गया कि मानव भी क्या करेगा? अपनी उपयोगिता पूर्वकता देखकर, जांचकर, समझकर अपनी खुद को व्यवस्थित करेगा और उससे अगले वाली या उसके मानवेतर जो अन्य जो अवस्थाएं थे उनमें भागीदारी करेगा, उपयोगिता पूर्वकता। लेकिन यहां तो मानव अपने आप को ही नहीं समझा, मानव अपनी व्यवस्था को ही नहीं समझा, व्यवस्थित रहा ही नहीं, व्यवस्थित हो ही नहीं पाया। व्यवस्थित होना चाहता है लेकिन कैसे, इसका रास्ता उसके पास नहीं था। फलस्वरूप क्या हुआ वो आज हमारे सबके सामने है। जीवन जब जागृत होता है, अनुभव और प्रामाणिकता मूलक हमारा बोध संकल्प होता है। अब देखो बेटा, जीवन क्रियाएं दो रूप में चलती है। पहला रूप क्या है कि हम नीचे से आशा से शुरू करते हैं। आशा में इस जो अपनी क्रियाएं हैं मन में, उसमें चयन और आस्वादन। तो अभी क्या हो रहा है? नीचे से ऊपर जा रहे हैं। इधर लेफ्ट वाली का, राइट वाली का पहला फ्लोर, फिर वहां से लेफ्ट वाले में, फिर उसी से जीना गया राइट के सेकंड फ्लोर पे, फिर उससे गया लेफ्ट में, फिर लेफ्ट से एक ऐसा जेड बन रहा है नीचे से। और ऐसे करते करते हम 4.5 क्रिया में जो जी रहे थे वहां पे एक शिफ्ट आता है और हम न्याय धर्म सत्य के साथ आगे बढ़ते हुए चित्रण से आगे की तरफ जा रहे हैं। चित्र में जो चित्रण हो रहा था वो चित्रण साक्षात्कार में बदल रहा है। यानी साक्षात्कार क्या है? एक एक वस्तु अस्तित्व में जैसी है उसको वो देख पा रहा है, उसको वो समझ पा रहा है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, संकल्प, फिर बोध। बोध के बाद जो अंत तक हम जाते हैं अनुभव। अनुभव में क्या होती है? प्रमाणिकता, प्रमाण। ये सारी चीजें जाते हैं। तो नीचे से शुरू करके ऊपर तक जाना, इसको बोलते हैं प्रत्यावर्तन विधि, या इसको बोलते हैं अनुभवगामी विधि। हम अनुभव की तरफ बढ़ रहे हैं, अनुभव के रास्ते पर हैं। अनुभवगामी, अनुभव की तरफ जाने वाली प्रक्रिया। तो अभी तक जो जीवन क्रिया हमने की नीचे से ऊपर जाने वाली की, यानी 4.5 से 10 क्रियाओं को एक्टिव करना, इसको नाम दिया गया अनुभवगामी।
एक बार जब हमें अनुभव हो गया, अनुभव तो होना था, वो एक बार हो गया, वो अनुभव वैसा ही, उसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। एक बार अनुभव हो गया तो हम उस अनुभव को प्रमाणित करते हैं। प्रमाणित कैसे होगा? हमारे कार्य और व्यवहार से। कार्य और व्यवहार कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है। किसके अनुसार करेगा? जब हमें अनुभव हो जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं? हमारा जीवन शरीर से प्रभावित होकर निर्णय ले रहा है, और वही निर्णय प्रिय, हित, लाभ और रुचि, मूल्य का आस्वादन से हमारे शरीर को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन जब एक बार अनुभव हो गया, जब ऊपरली सबसे ऊपर की जो 10 मंजिल वाली, जो 5 मंजिल के सबसे ऊपर वाला टॉप फ्लोर है, उसमें जब लाइट होगी, जब उसकी लाइट जलेगी, तो उसकी लाइट इन 500 फ्लोर पर आएगी। एक लाइट अभी पहले फ्लोर पे है, वो जल रही है, 4.5 फ्लोर तक लाइट जल रही है। वो 4.5 फ्लोर तक की लाइटें नीचे तक आ रही है। अभी भी हम अनुभव मूलक विधि से जी रहे हैं, लेकिन वो अनुभव कैसा है? भ्रमित अवस्था का। किस रूप में है? चित्रण रूप में। बुद्धि अभी भी काम कर रही है, लेकिन बुद्धि में बोध की जगह क्या भरा हुआ है? अहंकार। तो जब हम ऊपर चढ़ेंगे और एक एक फ्लोर की लाइट जलती चली जाएगी, तो क्या होगा? जब इधर के चौथे फ्लोर की लाइट जलेगी, तो वो बाकी के नीचे वाले फ्लोर को भी रोशनी करेगी। तो इसी प्रकार जो 10वें फ्लोर, 5वें फ्लोर पर आत्मा की जब लाइट जलेगी, तो क्या होगा? उस आत्मा का प्रकाश ये सारी 500 क्रियाओं पर, आत्मा का प्रकाश बुद्धि पर, बुद्धि से चित्त पर, चित्त से वृत्ति पर, वृत्ति से मन पर पड़ेगा। इसे बोलेंगे अनुभव मूलक विधि। यानी अब हम अनुभव के साथ जी रहे हैं। और होता क्या है? नीचे से ऊपर आते हैं, लास्ट में मन में देखते हैं, आस्वादन से आते हैं, आस्वादन से हम किसी चीज का चयन करते हैं, और उस चयन के अनुसार ही हमारा कार्य और व्यवहार होता है। कल तुमने जो चित्र देखा था, जब हम नीचे आते हैं ऊपर से, ये था अनुभव गामी विधि का। अनुभव मूलक विधि में क्या होता है? चित्त में चित्रण के साथ चिंतन होता है। जो साक्षात्कार था वो चिंतन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अब मैं उसको देख रहा हूं कि ये सही है, उसका आनंद ले पा रहा हूं, उस सही को ही मैं अपने कार्य और व्यवहार में मन के द्वारा, मन में किसके द्वारा? चयन के द्वारा। चयन किस आधार पर कर रहा हूं मैं? ये रुचि मूलक से मूल्य मूलक हो जाएगा, और मूल्य मूलक से लक्ष्य मूल्य आस्वादन हो जाएगा। अभी मेरा आस्वादन क्या है? रुचि मूलक। जो अच्छा लग रहा है, किसको? शरीर को, वो खा रहा हूं। जब अनुभव की रोशनी हो जाएगी, तो क्या होगा? ये रुचि मूलक की जगह लक्ष्य मूलक आएगा। यानी तुम्हारा मन तो फिर भी करेगा कि मैं कुछ बाहर का कुछ खट्टा मीठा खाऊं, लेकिन अब फर्क इतना होना शुरू हो जाएगा कि तुम उस चीज को अपने घर में बना पाओगे। पिज्जा खाने का मन करता है, पिज्जा घर में बना लेते हैं। ये क्या हो रहा है? मूल्य मूलक। जिससे क्या हो रहा है? पूरे परिवार का भाव प्रकट हो रहा है, संपूर्णता का भाव प्रकट हो रहा है। तो इसको जांचना है। तो 2 तरह की विधि की बात हमने जीवन विद्या में आज की। एक अनुभवगामी, जिससे हम चयन से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आशा विचार इच्छा में जो अटके पड़े थे वहां से आगे बढ़ रहे हैं न्याय धर्म सत्य के साथ। और दूसरी विधि कब शुरू होती है? जब हम प्रमाणित हो जाते हैं, यानी हम आत्मा में साक्षात्कार का अनुभव करते हैं। उस साक्षात्कार का अनुभव करते हुए जब नीचे वाले फ्लोर पर ऊपर वाले आत्मा का जब प्रकाश पड़ेगा, यानी ये कहे कि पूरा परिवार अपने सबसे सीनियर और समझदार साथी की बात मानने लगे। अभी तक क्या हो रहा था? एक घर की कंडीशन ही देख लेते हैं। घर में पोता जी है, पिताजी है और दादाजी है। अगर वो घर पोते की जिद पर चलता है, तो कुछ समय बाद वो घर का बर्बाद होना जरूरी, आवश्यक है, वो होगा ही। ये नियति है। क्यों? क्योंकि पोते में समझ नहीं है।
प्रॉब्लम आनी ही है। लेकिन जब पोता समझदार होते हुए फिर बाद में पिता बनता है और पिता के बाद दादा बनता है, तो समझ का विकास हो जाता है। उसे लगता है कि मेरे पिताजी जो कहते थे वो ठीक है, दादाजी जो कहते थे ठीक है। लेकिन अब जब समझदारी आ गई, अब दादाजी पिताजी को और पिताजी बेटाजी को सलाह दे रहे हैं, तो यहां जो परेशान होने की संभावनाएं हैं, जो नुकसान होने की संभावनाएं हैं, वो लगभग समाप्त हो जाती है, क्योंकि वहां पर काम कर रही है दादाजी के अनुभव की रोशनी। लेकिन वर्तमान अवस्था में तो दादाजी भी भ्रमित ही है। और आपको पता है कि आज के टाइम में बेटा पिता की और पिता बाप की बात नहीं मान रहा, अपने बाप की। और एक बहुत बड़ा शब्द उसके लिए चुना हुआ, जनरेशन गैप। आपको भी लगता है कि आप में और आपके पिता में जनरेशन गैप है। जिस उम्र में आपके पिता थे, जिस उम्र में आप है, जब आपके पिताजी इस उम्र में थे, तो उनको भी लगता था कि पिताजी मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, और इसको एक नाम दे दिया जनरेशन गैप। भ्रमित अवस्था में इसको जनरेशन गैप नाम दिया गया है। ये जनरेशन गैप नहीं है, ये समझ का गैप है। समझ अभी पूरी नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। अब हम किस विधि से चल पड़े हैं? हमें अनुभव हो गया है, और इस पैरे में हम चल रहे हैं अनुभव मूलक विधि से। तो क्या बता रहे हैं? जीवन जब जागृत होता है, यानी आत्मा को अनुभव हो रहा है। अनुभव और प्रमाणिकता मूलक हमारा आ गया ना। अब हमारी विधि कौन सी है? अनुभव मूलक। हमारा बोध संकल्प होता है, यानी अब हम संकल्प लेते हैं। संकल्प का मतलब हम एक प्रतिज्ञा करते हैं कि हम समझदारी पूर्वक जिएंगे, समझदारी को प्रमाणित करेंगे। ये संकल्प सब तुमने हवन में समझा होगा, सुना होगा कि जब हवन शुरू करते हैं तो हाथ में चावल डालकर ऐसे मुट्ठी बंद करके, या पंडित जी कुछ लाल लाल धागा बांधता है, इसको बोलते हैं कि संकल्प ले रहे हैं, संकल्प कीजिए। तो अब ये क्या संकल्प हम ले रहे हैं? समझदारी पूर्वक संकल्प ले रहे हैं क्या? कि मैं समझदारी पूर्वक जीऊंगा, समझदारी पूर्वक आचरण करूंगा, और लोगों को भी समझदार बनाने का प्रयास करूंगा। उसी आधार पर, यानी अब पहले जो तुलन किस काम आधार पे काम कर रहा था? तुलन काम कर रहा था प्रिय हित लाभ पर। लेकिन जब आगे बढ़े तो ये न्याय धर्म सत्य पर भी काम करने लगा। तो अब क्या है? जो न्याय, ये जो तुलन है, विश्लेषण है, चयन है, आस्वादन है, ये सब किसकी रोशनी में होगा? ये सब होगा अनुभव की रोशनी में। किसका अनुभव? आत्मा का अनुभव। अभी हम संवेदनशीलता को सर्वोपरि मूल्यवान मानकर हर विचार, हर योजना को तैयार करते हैं। अभी तक हम क्या थे? संवेदनाओं में बंधे हुए थे। लेकिन जब हम जागृत हो जाएंगे, यानी जब आत्मा में अनुभव हो जाएगा, तब हम संवेदनशीलता की जगह संज्ञानशीलता से जीने लगेंगे। जबकि जागृति में मूल्य और मूल्यांकन ही आता है। जागृति में हम क्या करते हैं? मूल्य और मूल्यांकन, यानी न्याय। मूल्यों को पहचाना, मूल्यों का निर्वाह किया, और उनका मूल्यांकन भी करते रहे कि हम सही है या गलत है, तुम्हें तृप्ति हो रही है या नहीं हो रही। यही जागृति का व्यावहारिक स्वरूप है। संवेदनशीलता मूलक विधि से हमने जीने की कला को विकसित करने का पूरा काम कर लिया है। अभी तक हमने जो भी किया है मानव ने भ्रमित अवस्था में, वो सब संवेदनशीलता में ही किया है। ये एसी, फ्रिज, जहाज, बड़े बड़े मकान, समुद्र में तैरने की इच्छा है, बोट में बैठकर समुद्र में चलते हैं, पानी पर चलने की, हवा में उड़ने की, जितनी भी इच्छाएं थी संवेदनशीलता में, यानी शरीर को आधार मानकर, ये हमने कर ही लिया है। बहुत कुछ कर लिया है। इस विधि से जीने के लिए जरूरत की वस्तुएं है, वे मानव को छोड़कर बाकी संसार है। अभी देखो, संवेदनशीलता से हम जी रहे हैं, तो इस संवेदनशीलता में हम क्या कर रहे हैं? मानव को छोड़कर समस्त प्रकृति को हमने क्या मान लिया? जीने की वस्तु है। और उन्हीं का हम उपयोग
सदुपयोग तो नहीं बोल रहे, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। इस विधि से जीने के लिए जो जरूरत की वस्तुएं है वे मानव छोड़कर बाकी संसार है। यानी मानव ने क्या माना कि बाकी संसार में जितनी भी वस्तुएं है वो क्या है, जीने की वस्तुएं, जिसमें जीव, वनस्पति और पदार्थ संसार है। इन तीनों को आदमी ने कैसे उपयोग किया है ये आपको पता है। यहां से तो चला कि प्रकृति में सारी चीजें मेरे जीने के लिए, यही से गड़बड़ हो गई। उसने इन सब को अपने लिए समझा, लेकिन उसका क्या रोल है इसके लिए वो नहीं समझ पाया। हुआ क्या, आज हमारे सामने है जो अवस्था है। हमने इनका दुरुपयोग इतनी मात्रा में कर दिया कि आज ये चीजें धीरे धीरे गायब होने लगी है, खराब होने लगी है। इन तीनों को आदमी ने कैसे उपयोग किया आपको पता है। इसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा सफल हुए हैं ये भी विदित है। यानी इन सारी चीजों को मानव ने अपने उपयोग के लिए समझा। इनका उपयोग करके क्या मानव सुखी हो पाया ये भी हमें पता है, कितना सुखी हो पाया ये भी हमें पता है। हम ये सफलता किसके लिए, हम ये सब सफलता के लिए किसी को विफल होने की बात करते हैं तो असंतुलन होता है। यानी अपनी सफलता के लिए कि हम सफल हो रहे हैं। वास्तव में दिखती तो सफलता है लेकिन ये विफलता है। इस विफलता में हो क्या रहा है, असंतुलन हो रहा है। मानव ने क्या समझा, संपूर्ण प्रकृति मेरे प्रयोग के लिए है। प्रयोग के लिए है तो क्या, उन्होंने उसका शोषण, उनका दोहन शुरू कर दिया। अधिक से अधिक मात्रा में वो खनिज तेल, रसायनों को जमीन से निकालता रहा, अधिक से अधिक मात्रा, और निकाल के क्या कर रहा है, वो प्रकृति में असंतुलन ला रहा है। हमने अभी तक जो सुविधा संग्रह का काम किया उसमें धरती तंग हो गई। कर क्या रहे हैं हम, ये बात पिछले चैप्टर में भी आई थी कि अगर मानव को केवल समाधान और समृद्धि के साथ जीना है तो प्रकृति में उसकी संपूर्ण आवश्यकताओं को, जरूरी या जितनी भी उसकी जो सामान्य आकांक्षाएं हैं उनका पूरे करने की क्षमता इस प्रकृति में है। लेकिन जब मानव संग्रह सुविधा पर आ जाता है, सुविधा संग्रह पर आ जाता है, तो फिर तो ये प्रकृति क्या, आप चाहे 4 ग्रह ऐसे और ला के खड़े कर दो, क्योंकि मानव का कोई तृप्ति बिंदु नहीं है। तृप्ति बिंदु का मतलब है वो किस लेवल पर सेटिस्फाइड होगा ये मानव ने फिक्स किया ही नहीं। मुझे सोना चाहिए, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, पता नहीं। मुझे भोजन चाहिए, अनाज चाहिए, क्यों चाहिए, कितना, तो ठीक है पता है, खाने के लिए चाहिए, कितना चाहिए पता नहीं है। गाड़ी चलाने के लिए तेल चाहिए, कितना चाहिए पता नहीं। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि तृप्ति बिंदु नहीं है। तृप्ति बिंदु नहीं है तो हम पृथ्वी का शोषण कर रहे हैं। अब धरती को बचा पाना संभव है कि नहीं, ये भी एक प्रश्न चिन्ह बन गया है कि जिस प्रकार से हम धरती का शोषण कर रहे हैं, धरती का दोहन कर रहे हैं, ये धरती बचेगी या नहीं बचेगी ये भी संभव नहीं है। इस क्रम में जो कुछ भी अपराध धरती पर कर रहे हैं उसे रोकना ही पड़ेगा। अब ये तो हमें लगने लगा है कुछ लोगों को, कौन से, जो अपने आप को एनवायरमेंटल फ्रेंडली या एनवायरमेंटल प्रेमी बोलते हैं, वातावरण प्रेमी बोलते हैं, वो समझने लगे हैं। तो वो खिलाफ आते हैं कि जो नई नई एनजीटी चालू हो रही है, दिल्ली में एनजीटी भी इस टाइप से बना है। हालांकि एनजीटी सही ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा है उसको भी देखना पड़ेगा, लेकिन वातावरण को बचाए रखने की मुहिम चल पड़ी है, इसे रोकना ही पड़ेगा। अपराध विहीन विधि को समझना पड़ेगा। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, किस पर, मानव जाति पर भी, जो अन्य 3 अवस्थाएं हैं उस पर भी, और प्रकृति पर भी। हम क्या कर रहे हैं, हम केवल अपराध ही कर रहे हैं। तो अपराध विहीन होना पड़ेगा। उसके लिए अभी जितने भी विज्ञान की बात की है अथवा कला और शिक्षा की बात की है, इससे अपराध मुक्ति हुई नहीं। अपराध मुक्ति का यानी प्रकृति के शोषण को रोकने के लिए हम क्या सोच रहे हैं,
प्रकृति को फिर से हरा भरा बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। कौन सी पढ़ाई? विज्ञान की, सामाजिक ज्ञान की, अन्य अन्य विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन क्या ये पढ़ाई भी पूरी हुई? क्या इस पढ़ाई से प्रकृति का शोषण रुका? इसको जांचने की बात है। उसके लिए अभी तक हम विज्ञान की बात कर, अभी देखो विज्ञान क्या कर रहा है। विज्ञान जो है वो प्रकृति के लिए खतरा बढ़ा रहा है या घटा रहा है? इसको समझना पड़ेगा। इसके लिए अभी तक इससे अपराध मुक्ति हुई नहीं है। विज्ञानवाद जितना बड़ा है उसके साथ अपराध भी उतना ही बड़ा है। इसको देखना पड़ेगा। जबकि हमारा प्रयास हमेशा क्या था? हमारा प्रयास हमेशा ये रहा है कि हम अपराध मुक्त हो जाए। इसमें डूबने की जगह है। यानी जो शिक्षा हमारे को मिली है विकास के नाम पर, विज्ञान के नाम पर, ये बचाने के लिए नहीं है, अपराध मुक्ति के लिए नहीं है, ये संतुलन के लिए नहीं है। ये किसके लिए है? डुबोने के लिए। इसमें धरती को नाश करने की जगह है, मानव को एक दूसरे को तंग करने की जगह है। हमने जीकर देख लिया। जिस शिक्षा की बात, जिस विज्ञान की बात, जिस टेक्नोलॉजी की बात हम कर रहे हैं, ये मानव को बचाने वाली नहीं है, मानव को डुबाने वाली है। इससे धरती का भी नाश है और मानव में एक दूसरे को तंग करने का भी जगह है। अब देखो, भारत पाकिस्तान को, पाकिस्तान भारत को, अमेरिका को जो है चाइना, रूस को यूक्रेन, ये परेशान ही कर रहे हैं आपस में। धरती की तबाही तो हो ही रही है, लेकिन मानव भी खुश नहीं है, मानव भी परेशान है, मानव के सामने भी संकट है। अभी तक सभी बड़े बड़े जो राज्य है, जो देश हैं, उन्होंने एक संविधान, एक जो है ना, मिलकर एक संस्था बना दी जिसको नाम दे दिया संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की गठन क्यों किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन की अगर तुम देखो तो कुछ जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट थी, उनके लिए पूरा इसको बनाया गया। कुछ आवश्यकताएं थी, लेकिन वो आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हुई। वो अमेरिका के अकॉर्डिंग डेवलप कम था, और मतलब उसके जो वहां पे संयुक्त राष्ट्र संघ के जो लोग थे उनको मतलब गलत चीजें बता रही थी सरकार के। वो डेवलप है अकॉर्डिंग टू अमेरिका, बट वो डेवलप नहीं थे रियल में। चलिए ठीक है, ये बहुत बढ़िया है। लेकिन ये थे किस लिए? ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो बना किसके लिए बना? प्रकृति की रक्षा के लिए, अपराध मुक्त होने के लिए। कहीं कोई भी गलत काम होगा, ये संयुक्त राष्ट्र संघ जाके उसमें दखलंदाजी करेगा। लेकिन आज तक ये हो नहीं पाया। इस संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत सम्मेलन किए, कई सम्मेलन हुए, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि भैया सामरिक शक्ति अधिकार इस राष्ट्र के पास होना चाहिए, इस संघ के पास होना चाहिए, या राष्ट्र के पास होना चाहिए। सामरिक शक्ति अधिकार, सामरिक शक्ति मतलब जो युद्ध की शक्ति थी, जो युद्ध के अंदर जो घातक हथियार बनाए जाते हैं, इनकी परमिशन राज्यों के अपने पास हो, राज्य के अपने अधिकार क्षेत्र में हो, या संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार क्षेत्र में हो। तो ये बड़े चतुर देश थे। इन्होंने अपने अपने परमाणु हथियार बना लिए। अब दूसरा कोई देश हथियार ना बना पाए, और हथियार को भी क्या समझा गया? डराने के लिए। अगर तुम फालतू बोले तो परमाणु हथियार छोड़ देंगे, शोषण के लिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो निर्माण किया गया, अगर देखे तो ये सारे अधिकार कि भाई ये हमें ऐसे खतरनाक हथियार नहीं बनाने, ये फैसला संयुक्त राष्ट्र संघ को करना था। लेकिन किया किसने? अलग अलग राज्यों ने। दूसरी बात, युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? संयुक्त राष्ट्र संघ कई बार दखलंदाजी करता है, ये युद्ध गलत हो रहा है उसको रुकवाने का प्रयास भी करता है, लेकिन ये युद्ध होना चाहिए या होना चाहिए, इसी पर वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। इसी प्रकार शिक्षा के लिए हर वर्ष 4 बार समीक्षा होती है। अभी तक तो क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कर रहा था कि भाई हथियार बनाने हैं या नहीं बनाने, उसका क्या था? अगला
युद्ध करना है या नहीं करना। इतने साल इनको बने हुए हो गए, आज तक कोई ढंग का फैसला इनसे हुआ नहीं है। और एक तरफ देखो तो हम दोबारा विनाश की तरफ ही बढ़ रहे हैं। इसको भी देखना पड़ेगा कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इनका गठन हुआ था वो उद्देश्य पूरा हुए हैं या नहीं हुए हैं। अभी तक तो युद्ध हो ही रहे हैं, बार बार कहता है युद्ध नहीं होने चाहिए, लेकिन युद्ध हो ही रहे हैं। उसके बाद 4 बार ये समीक्षा होती है वर्ष में कि शिक्षा कैसी हो, आधुनिक शिक्षा कैसी हो, और 4 बार इस पर मंथन होने के बाद भी आज तक ये नहीं पता चल पाया कि मानव के लिए कौन सी शिक्षा लाभप्रद है। क्योंकि जिसको हम शिक्षा मानकर अभी तक विद्यालयों में बांट रहे हैं उससे मानव का भला हुआ नहीं है, उससे प्रकृति में संतुलन आया नहीं है, उससे किसी जीव का भला नहीं हुआ है। हालांकि अलग अलग तरह के संस्थान बन गए हैं कि जीवों पर अत्याचार करेंगे तो आपको हम जेल में डाल देंगे, आपके ऊपर अब जो है मुकदमा हो जाएगा, केस हो जाएगा। लेकिन क्या जीवों का जो शोषण रुक पाया? क्या प्रकृति का शोषण रुक पाया? क्या संतुलन हो पाया? इस पर भी जांचने की बात है। तो बाबा जी क्या समझा रहे हैं? एक समझा रहे हैं कि अनुभवगामी विधि से हमें अनुभव को प्राप्त करना है। अनुभव प्राप्त होने के बाद जो मानव का क्रियाकलाप होगा वो अनुभव मूलक विधि से होगा। अब उसके ऊपर अनुभव की रोशनी रहेगी, यानी जो उसने सीखा अब वो उसकी आशा विचार इच्छा को नियंत्रित करेगा। अभी तक तो आशा विचार इच्छा मानव को नियंत्रित, मानव अपनी आशा विचार इच्छा से जीवन को नियंत्रित कर रहा था, लेकिन अब उल्टा होगा। जब समझदार हो जाएगा तो जीवन शरीर को नियंत्रित करेगा, शरीर को नियंत्रित करेगा तो आदमी का जो आचरण है, जो व्यवहार है वो बदलेगा। उस व्यवहार का बदलना ही सबके लिए सार्थक होगा। उस बदले हुए व्यवहार से ही मानव सही क्या है जानने का प्रयास करेगा। ये प्रमाणित होगा कि एक आदमी अगर समझ सकता है और समझकर प्रमाणित कर सकता है तो प्रकृति का कोई भी आदमी समझकर प्रमाणित कर सकता है। किसको प्रमाणित करना है? सहअस्तित्व को। उसके बाद बाबा जी बात यही कर रहे हैं कि जो हमारी शिक्षा है, मानव ने विज्ञान विधि से आज तक जो पाया है वो मानव को पार लगाने वाला नहीं है, उल्टा मानव जाति को डुबाने वाला है। प्रकृति की भलाई के लिए नहीं है। हर साल इस संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐसी बहुत सी चर्चाएं होती जिसमें प्रकृति को बचाने का निर्णय लिया जाता है, तापमान को कम करने का निर्णय लिया जाता है, प्रकृति के संतुलन की बात की जाती है। लेकिन हर साल इतने सम्मेलन होने के बाद भी अब तक धरती का शोषण रुका नहीं है। धरती का और भी ज्यादा शोषण होता ही आ रहा है। तो अब ये सोचने का विषय है कि जिन संगठनों की संरचना हमने की थी, शिक्षा में जिन विषय वस्तु को शामिल किया गया था, उनसे मानव जाति का, प्रकृति का कोई भला हुआ भी है या नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ है तो ये समय है इनको बदलने का। आज के लिए इतना ही। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। इसमें बीच में एक शब्द आया है सामरिक शक्ति और समर। अगर किसी बच्चे को इसका मीनिंग पता है तो बताए। हर देश अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी समर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इन 2 शब्दों का अर्थ अगर आपको नहीं पता है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्या लगता है माही आपको? सामरिक शक्ति मतलब सर डेवलपमेंट? नहीं, इसको देखना पड़ेगा, पहले समर को समझना पड़ेगा। समर का मतलब है युद्ध, ठीक है। और सामरिक शक्ति का मतलब है ऐसी शक्ति युद्ध में अगर होता है तो हम उसके लिए शक्तिवान है, यानी युद्ध लड़ने के लिए पर्याप्त साधन हमारे पास है। सामरिक शक्ति मतलब युद्ध को लड़ने के साधन, ये टैंक, गोले, हथियार, हवाई जहाज, पनडुब्बियां, ये सामरिक शक्ति है। और समर है युद्ध। तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए आज की क्लास हम यहां पर समाप्त कर रहे हैं। गुड नाइट।